मूवी शुरू होती है आइसिस क्यूमा सेमेंट्री की कुछ सच्ची घटनाओं को दर्शाते हुए कि वहां पर इस स्टोरी में जो भी हुआ है वो कैसे और कहां और कब हुआ था। जो घटनाएं सेकंड पार्ट 1 में घटी थी वो भी असली थी, जैसा कि आपको मैंने उस वीडियो में बताया भी था। और जो इस मूवी में हुआ है वो भी बिल्कुल असली है। सेकंड पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी हुआ है इसका राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अब यह सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद सेकंड पार्ट 1 मूवी में जो भी हुआ उसके सारे भयानक दृश्य यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। अब पिछली मूवी के सीन्स दिखाने के बाद दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति अपने घर के बैकयार्ड में कुछ प्रेयर्स करने के बाद एसिड को प्लेट में भर के अंदर ले जाता है और वहां से किसी की चीखने की आवाजें आती है। फिर वही व्यक्ति बाहर आके खुद पी जाता है उस एसिड को और उसकी मौत हो जाती है। ये कौन है इसका कोई अंदाजा अभी हमें नहीं है। मूवी अब अगले सीन में पहुंचती है कैनिकल, जहां पर एक हंसता खेलता परिवार दिखाया गया है। इस परिवार के 3 मेंबर्स हैं। बिरोल, इनका 2 साल का बच्चा, इकरान उसकी माँ, एक हाउसवाइफ जो कि सेकंड पार्ट 1 में हजूर के साथ शुरुआत में दिखाई गई थी, और बिरोल का पिता अदनान जो कि एक होटल में काम करने वाला व्यक्ति है। यह बात है 2013 की, जब बिरोल के दूसरे जन्मदिन पर अचानक से बिरोल के ऊपर एक शेल्फ गिर जाती है और उस मासूम बच्चे की मृत्यु हो जाती है। 3 महीने बीत जाते हैं और इस हादसे के बाद इकरान और अदनान के रिश्ते में दरार आ जाती है। अदनान इकरान से बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लगता है। थोड़ी बहस के बाद यहाँ पर ये 2 औरतें दिखाई जाती हैं जो कि अनजान थी। बिरोल की याद में अदनान डूब जाता है और फोन पर ली गई वीडियो को देखकर जीने लगता है। दूसरी तरफ इकरान बिरोल के कपड़े धो के उसको अपनी यादों में जिंदा रखती है, पर धीरे धीरे इकरान को कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगती है, जैसे कि अपने ही पति को देखना हंसते हुए। और वो अपने भाई बिरोल के बारे में बताता है कि वो रास्ते में मिला था और वह बहुत खुश था जब उसने उसको यह बताया कि उसने अपने बच्चे का नाम उसी के नाम पर रखा है। कहता है कि बिरोल, हमारा बच्चा अंदर है क्या? पर असल में वो वहां पर नहीं होता। तो यहाँ से ये एक इंफॉर्मेशन निकलती है कि अदनान का भाई भी है जिसका नाम बिरोल है। ये सब हेलुसिनेशंस का नतीजा था या फिर किसी काले जादू का, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। अब इकरान अपनी दोस्त आइनूर से ये सारी बातें शेयर करती है और वो ये कहती है कि चलो ओजा के पास चलते हैं, वो बहुत माने हुए ओजा है, पर वो गुस्से में वहां पर मना कर जाती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है नेवरूज गांव का, जहाँ पर 2 औरतें प्रेयर करते हुए दिखाई जाती है। ये कौन है? मैं आपको बता दूं कि ये इकरान की माँ और दादी है। दादी बोल नहीं सकती, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। इकरान रोज अपने बच्चे की कब्र पर जाया करती थी और एक दिन रास्ते में वापस आते वक्त उसको दिखाई देती है वही 2 औरतें शेल्फ गिराते हुए जब बिरोल पर गिर गया था। वो बहुत डर जाती है और ऊपर वाले को याद करती है। उसी रात सोते वक्त इकरान को एक बहुत भयानक सपना आता है। अब ये होने के बाद उसको समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इस बीच इकरान खूब कोशिश करती है कि उसका पति मान जाए और उससे बात करने लगे, पर वो बिरोल की मौत के लिए उसी को कसूरवार ठहरा रहा था। एक दिन इकरान जाती है अपने बच्चे की कब्र पर। बहुत रोने के बाद वहां पर भी उसको वही 2 औरतें नजर आती है। फिर से वो घर वापस आती है और बिरोल के कपड़े उसको कहीं नहीं दिखते। वही एक जरिया था उसको अपने बच्चे का एहसास दिलाने का। रूम के अंदर जाने पर उसको एक बक्से में बिरोल की तस्वीर खून में डूबी हुई दिखती है और साथ में दिखती है एक डॉल जो कि खून से लथपथ थी। अपनी दोस्त आइनूर की बात मान के अगली सुबह वो जाती है अब्दुल्ला ओजा के पास। वहाँ पर ओजा एक कागज पर इकरान को अपना नाम 3 बार लिखने को कहता है और साथ में एक पेन से उसकी उंगली पर एक पिंच कर देता है। उस खून को उसके नाम पर लगा के उस कागज को एक ग्लास में डाल के पानी डाल देता है। बाहर रूम में बैठे इस बच्चे को वो यह पानी पिला देता है। अब कुछ प्रेयर्स पढ़ने के बाद ओजा बोलते हैं कि ऊपर वाले ने ही ईवल को बनाया है, तो वही उससे निकलने का रास्ता भी दिखाएंगे। फिर से कुछ प्रेयर्स की जाती है और वह बच्चा उठ के बैठ जाता है ओजा के पास, नीचे एक बर्तन में साफ पानी की तरह मुंह करके। वहाँ कुछ सवाल पूछने पर ओजा को सब पता चल जाता है और वहाँ पर दिखाई देती है एक डेमोनिक पैटर्न। अब ओजा पूछते हैं कि तुम्हारी आंटी से तुम्हारा रिश्ता कैसा है? तो वो कहती है कि मेरी 2 आंटी है, एक मदर साइड से जो कि इस दुनिया में नहीं रही और एक मेरे पिता की साइड से जिनसे हमारा किसी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था और अब हम बात नहीं करते। ओजा पिता के बारे में कहते हैं।
इकरान बताती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था जब मैं बहुत छोटी थी। तो शुरुआत में जो इंसान एसिड पी के मर गया था वही इसका पिता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक गुत्थी तो सुलझती हुई दिख रही है या फिर अभी और ज्यादा उलझने वाली है। जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। ओझा फाइनली कहते हैं कि डरना मत, बट तुम पर किसी ने काला जादू किया है। इसको 41 स्टिच स्पेल कहते हैं और ये जादू टोना सबसे खतरनाक और इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। यह जादू टोना 41 तरीके से किया जा सकता है और जब तक ये किसने किया है और उन 41 में से कौन सा जादू है यह पता नहीं चलेगा तब तक इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इकरान घर में कुछ काम कर रही थी तभी उसको यह भयानक नजारा दिखाई देता है। अब बेचारी इकरान, ना तो उसका पति उससे बात कर रहा था, बेटा भी वो खो चुकी थी और ये सब भूत प्रेत दिखना। तो वो अपने घर जाने का डिसाइड करती है और रात में ही पहुंच जाती है अपनी माँ और दादी के पास। यहाँ पर अब इकरान और उसकी माँ के बीच में जिक्र होता है जहरा के बारे में, यानी कि इकरान की माँ की बहन और इकरान की आंटी। वहाँ पर उसकी माँ बताती है कि जहरा का पति शराब पीता था और उसने जुए में सब कुछ गवा दिया। एक रात वो पागल हो गया और उसने अपने बच्चों को, गुलबहार 9 साल की थी और गुलजार 4 साल की, और अपनी बीवी को मार दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। इस बीच इकरान अदनान को फोन लगाती है पर वो उससे बात नहीं करता। अब रात को सोते वक्त इकरान की माँ नेस्मी को बहुत डरावना दृश्य नजर आता है। अगली सुबह अदनान अपने बेटे की याद में खोया रहता है। अपने दोस्त के बच्चे को देखकर उसको सिर्फ अपना बच्चा बिरौल याद आता है। पर इन सबसे अनजान इकरान ये पता लगाने गांव में अलग अलग जगह जाती है, ये पूछने कि मेरे पिता की बहन यानी कि मेरी आंटी यहाँ आई थी या नहीं। पर वहाँ का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो इस गांव में सबको जानता था वो यह बताता है कि उनका अब यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच अदनान अपने बेटे की कब्र के पास जाके रोते हुए खुद को गोली मार लेता है। शायद बेटे से दूर होने का गम वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया। इन सब बातों से अनजान इकरान बस उस व्यक्ति का पता लगाना चाहती थी जिसने ये कर्ज उसके परिवार को दे दिया था। अब गांव में घूमते घूमते अपनी माँ की बहन जहरा के बारे में वो पूछने लगती है। वहाँ एक लड़की उसको बताती है कि यहाँ एक घर है जहाँ बहुत डरावनी आत्माओं को साया है और वहाँ कोई नहीं जाता, और जाता भी है तो वहां से तुरंत वापस आ जाता है। रास्ता बताने के बाद उस लड़की के साथ भी इकरान को वो 2 औरतें जो काला बुर्का पहने हुई थी वो नजर आती है। उस घर के पास पहुंचते ही मौसम बिगड़ने लगता है और बहुत ही डरावना घर था ये। अलग अलग तरह की चीजें लटकी हुई थी। घर में जाने पर इकरान को कुछ बुरी शक्तियों का एहसास होता है। वहां पर उसको बच्चे की रोने की आवाज आती है बेड से, पर कंबल हटाने पर उसको मिलती है एक गुड़िया। उसी रूम में 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो एक खेल खेलने की बात करती है और कभी एक डरावना सा आदमी आके उसका गला पकड़ लेता है। पूरा घर हिलने लगता है और वो उस गुड़िया को लेकर उस घर से बाहर भाग जाती है। वापस घर आने पर वो बहुत थक जाती है और जाके सो जाती है। सपने में उसको फिर से कुछ काफी डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। अब इनके घर में इकरान की माँ और दादी को नजर आती है जहरा यानी उसकी बहन। शुरुआत में एक लेडी दिखाई गई थी जिसके पेट से बच्चे को बाहर निकाला जा रहा था, वो यही थी। यहाँ पर बहुत डरावना सीन आता है। ये देखकर इकरान की माँ और दादी बहुत डर जाते हैं। अब अगली सुबह अपनी दादी और माँ की दुआएं लेके इकरान निकल जाती है अपने घर की तरफ। होटल जाने पर इकरान को पता लगता है कि अदनान काम पर काफी दिनों से नहीं आया है। सब बहुत चिंता में थे। वो घर जाती है और वहाँ पर उसको सुनाई देती है बिरौल की आवाज। पर वहाँ भी इकरान की आंटी जहरा दिखती है बिरौल की कब्र के पास, ये कहते हुए कि मुझे भी लड़का होने वाला था पर वो नहीं हुआ, और चिल्लाते हुए वो भागती है सीधा इकरान के पास। पर इकरान वहाँ से निकल जाती है और सीधा जाती है अब्दुल्ला ओझा के पास उस डॉल को लेकर। वहाँ पर ओझा उस 41 स्टिच वाली डॉल को खोल कर कहते हैं कि ये जादू टोना और ये 41 बुराइयों में से सबसे खतरनाक वाला जादू किया गया है। यह एक ऐसा जादू है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होता रहता है। यहाँ पर सबटाइटल्स में डेमोनिक शक्तियों के बारे में बात की गई है।
पर असल में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा उस वर्ड को ट्रांसलेट करने के बाद मुझे पता चला कि असल में यहाँ पर ये डील जो जादू टोने में की गई है वो है इफ्रित जिन और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जिन। तो यहाँ पर मामला बहुत उलझ गया था क्योंकि अभी भी ये पता नहीं लग पाया था कि ये जादू आखिर किया किसने और क्यों। यहाँ हिकरान की माँ को अचानक से कुछ हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हिकरान अपने घर पहुंचती है और देखते ही शॉक हो जाती है कि उसकी दादी बोलने लगी है। अब यहाँ खुलता है असली राज कि हुआ क्या था। उसकी दादी बोलती है कि नैन्सी को कभी भी अपनी बहन जहरा पसंद नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा जलती थी उससे और उसकी दोनों बेटियों से। जहरा को तीसरा बच्चा होने वाला था पर उसके पति रमजान को सिर्फ बेटा चाहिए था और उसी का फायदा उठाया जहरा की बहन नैन्सी ने कि मेरी सास यानी ये जो दादी यहाँ पर अभी बैठी हुई है वो जादू टोना जानती है और उसके पास चलो, मैं तुमको लड़का होने का एक मंत्र बताऊंगी। वो सीधे लोग थे और अपनी फैमिली पर भरोसा करके वो आ गए, लेकिन इन दोनों के इरादे बहुत गंदे थे। दादी जी ने उन पर लड़का होने का जादू नहीं बल्कि सबसे खतरनाक काला जादू पूरे परिवार को खत्म करने के लिए चलाया था, जो कि था 41 स्टेप स्पेल। वो गुड़िया एक लड़के के लिए नहीं बल्कि रमजान को दर्शाती थी। उस गुड़िया के जरिए रमजान को जिन्स ने अपने काबू में किया और फिर एक रात रमजान ने अपनी बेटियों को मार दिया। और यह वही घर था जहाँ पर हिकरान को दो लड़कियां एक खेल खेलने की बात करते हुए दिखाई गई थी और वो व्यक्ति जिसने हिकरान का गला दबाया था वो कोई और नहीं बल्कि रमजान था। वो औरत जो सपनों में हिकरान को दिखती थी वो कोई और नहीं बल्कि जहरा ही थी। उस डरावनी रात को रमजान ने अपनी बेटियों को कहा कि हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है ब्लाइंड मैन गेम, और उसने पीछे से अपनी दोनों बेटियों को मार दिया। पर जहरा को वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ऊपर से वहां पर वो उस वक्त प्रेयर्स कर रही थी। इस बात से दुखी होकर उसने खुद को ही आग लगा ली। अब ये सब देखने के बाद जहरा को कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं और नैन्सी और उसकी सास यानी कि ये दादी उनको अपने घर ले आती है और उसकी डिलीवरी वहीं पर होती है। नैन्सी कभी भी माँ नहीं बन सकती थी तो उस बच्ची को रख लिया था नैन्सी ने और जहरा को मौत के घाट उतार दिया गया। और दोस्तों अब सबसे शॉकिंग बात, ये जो बच्ची पैदा हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि हिकरान थी। जी हाँ, अब तक की सारी कहानी पलट चुकी है। जहरा और रमजान माँ बाप थे हिकरान के और गुलबहार और गुलजार उसकी बहनें थी। अब ये सब सुनकर हिकरान बहुत ज्यादा शॉक्ड और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसी बीच वो अपनी दादी में यानी कि उसकी जो फेक दादी है उसके मुंह पे दो कड़ाकेदार टमाटर मारती है। अंदर रूम में जाके देखने पर उसकी नकली माँ मरी हुई पड़ी थी और अब नंबर था दादी का। वो अपने बेटे को याद करके कहती है कि मुझे माफ कर दो बेटा। शुरुआत में एक इंसान दिखाया गया था जो कि ऐसे पी गया था, वो इसी का बेटा है, नैन्सी का पति। उसको ये सब पता चल गया था और वो कहता है कि जिस औरत को अपने बच्चे बच्चे लगते हैं और दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं लगते उसको अपना बच्चा भी मिलना नहीं चाहिए। गुस्से में वो थोड़ा सा एसिड अपनी माँ के ऊपर भी फेंक देता है। इसके राइट साइड पे जो निशान है वो उसी चीज का है। इसने इतने साल तक गुमने होने का ड्रामा किया ताकि इससे कोई सवाल ना पूछ सके हिकरान। फिर अंत में दादी की भी मौत हो जाती है। अब अंत में हिकरान अपने घर पहुंच जाती है और वहां पर उसके पति की आत्मा, उसके माँ बाप की आत्मा और उसकी बहनें और बिरौल एक अनजान शक्ति के हाथ में बैठा हुआ था और बूम।